हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे फ्रेंच पॉलिटिकल सिस्टम। लास्ट सेशन में हमने एग्जेक्टिव सिस्टम किया जिसमें प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर किया। एंड आज हम फ्रांस का फ्रेंच पार्लियामेंट्री सिस्टम है इसकी स्टडी करेंगे। जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है इसकी क्या सेलिएंट फीचर्स हैं। जो फ्रांस है, फ्रांस सेमी प्रेसिडेंशियल एंड सेमी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें पावर्स हैं। पावर्स को सेपरेशन ऑफ पावर के थ्रू डिवाइड किया गया है। जो पार्लियामेंट है लॉ मेकिंग एजेंसी है, लेकिन ये सॉवरेन नहीं है क्योंकि जो एग्जेक्टिव है जिसका हेड प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट होते हैं उसके पास ज्यादा पावर्स होती हैं। जो प्रेसिडेंट है वो हेड ऑफ द स्टेट है एंड प्राइम मिनिस्टर है वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है। तो जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में टू हाउसेस हैं जैसे लोअर हाउस एंड अपर हाउस। तो इन दोनों से मिलकर बनती है पार्लियामेंट जिसको हम लेजिस्लेचर कहते हैं। जैसे इंडिया में हम अपनी लेजिस्लेटिव बॉडी को पार्लियामेंट कहते हैं, वैसे ही फ्रांस में भी लेजिस्लेचर को पार्लियामेंट कहा जाता है। तो जो इसकी फीचर्स हैं वो क्या है? फर्स्ट वन इज बाइकैमरल लेजिस्लेचर। फ्रांस में भी बाइकैमरल लेजिस्लेचर है। मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में बाइकैमरल लेजिस्लेचर होती है जिसमें लोअर हाउस एंड अपर हाउस होता है। लोअर हाउस में क्या है? इसको कहते हैं नेशनल असेंबली, जिसके रिप्रेजेंटेटिव हैं वो आम लोग डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं। तो वहां पर नेशनल असेंबली कहा जाता है, जिसको प्रेसिडेंट है वो डिसॉल्व भी कर सकता है। जैसे इंडिया में लोकसभा है वैसे ही फ्रांस में नेशनल असेंबली है। जैसे इंडिया में प्रेसिडेंट है लोकसभा को डिसॉल्व कर सकता है, इसी तरह फ्रांस में भी जो प्रेसिडेंट है नेशनल असेंबली को डिसॉल्व कर सकता है। एंड सेकंड वन इज अपर हाउस। अपर हाउस इंडिया में जैसे राज्यसभा है वैसे ही फ्रांस में सेनेट है जिसको परमानेंट हाउस कहा जाता है, जिसके मेंबर्स हैं एवरी 3 इयर्स के बाद हाफ मेंबर्स रिटायर्ड हो जाते हैं और न्यू इलेक्ट हो जाते हैं। इस तरह वहां पर भी बाइकैमरल लेजिस्लेचर है, इसकी प्रोविजन प्रिवेल करती है। तो इन दोनों से मिलकर बनती है पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट कैसी है? वहां पर जो पार्लियामेंट है नीदर द सॉवरेन नॉर द पावरफुल ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। इंडिया में क्या है? इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, लेकिन फ्रांस में क्वासी पार्लियामेंट है, क्वासी प्रेसिडेंशियल है। वहां पर पावर्स हैं, सभी की सभी पावर्स पार्लियामेंट के पास नहीं है। वहां पर सेपरेशन ऑफ पावर का प्रिंसिपल है वो वर्क करता है। इंडिया में क्या है? इंडिया में जो लेजिस्लेचर है मीनिंग जो पार्लियामेंट होती है, पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं, इनमें से ही जो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं एंड अदर मिनिस्टर्स बनते हैं। तो जो लेजिस्लेचर के मेंबर हैं वही पॉलिटिकल एग्जेक्टिव के मेंबर होते हैं। लेकिन वहां पर क्या है? जो लेजिस्लेचर के मेंबर है जे पॉलिटिकल एग्जेक्टिव नहीं बनेंगे। इसीलिए इंडिया में सेपरेशन ऑफ पावर का प्रिंसिपल वर्क नहीं करता। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर क्या है? वो लेजिस्लेचर का भी पार्ट है एंड एग्जेक्टिव का भी पार्ट होते हैं। लेकिन वहां पर जो प्राइम मिनिस्टर है वो लेजिस्लेचर का पार्ट नहीं होते हैं। एंड वहां पर क्या है? जो लेजिस्लेटिव बॉडी है वो लॉ मेकिंग बॉडी होगी। जो एग्जेक्टिव जो हमने पहले किया था प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर, वो लॉ को इम्प्लीमेंट करती है। इस तरह जो पावर्स हैं वो सेपरेट कर दी गई। तो जो पार्लियामेंट है जिसको लॉ मेकिंग बॉडी कहते हैं वो इतनी सॉवरेन नहीं है जैसे इंडिया की बॉडी सॉवरेन है। ब्रिटिश में भी पार्लियामेंट सॉवरेन है, वो लॉ मेकिंग बॉडी है। वहां की पार्लियामेंट में जो लॉ पास किया जाता है उस लॉ को मोनार्क है वो साइन करेगा ही करेगा। लेकिन जो फ्रांस है, फ्रांस की पार्लियामेंट के पास इतनी पावर्स नहीं है। वो ब्रिटिश की पार्लियामेंट की तरह, इंडिया की पार्लियामेंट की तरह सॉवरेन नहीं है, ना ही पावरफुल ऑर्गन है
जैसे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में होता है, इंडिया में होता है। इंडिया की पार्लियामेंट सुप्रीम होती है, इसके पास बहुत सारी पावर्स हैं जो कोई भी लोग बना सकती है। इस तरह जो फ्रांस है, फ्रांस की पार्लियामेंट ना ही सॉवरेन है ना ही पावरफुल है। इट इज नॉट द सॉवरेन लॉ मेकिंग बॉडी लाइक द ब्रिटिश, क्योंकि लॉ मेकिंग बॉडी है जी पार्लियामेंट तो है, लेकिन इसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर है जो कैबिनेट है, इसको भी कुछ पावर्स दी गई हैं। तो ये लॉ मेकिंग सॉवरेन बॉडी नहीं है एंड ना ही इतनी पावरफुल है जैसे अमेरिका की कांग्रेस है। थ्रू चेक एंड बैलेंसेस के थ्रू वो बैलेंस क्रिएट करती है, क्योंकि अमेरिका में भी पावर सेपरेट है। वहां पर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, वहां जो अपर हाउस है, सेनेट है, प्रेसिडेंट की हर एक्टिविटी को सुपरवाइज करता है, कंट्रोल करता है। वहां पर चेक एंड बैलेंसेस है, इसका प्रिंसिपल वर्क करता है। तो फ्रांस की जो पार्लियामेंट है, इसको वीक पोजीशन पर रखा गया है। नेक्स्ट इज प्रोविजन ऑफ इनकम्पैटिबिलिटी। ये क्या है? इसका मीनिंग है जो लेजिस्लेचर के मेंबर हैं वो एग्जीक्यूटिव के मेंबर नहीं बन सकते हैं। मीनिंग आप एक टाइम पर चाहे तो पार्लियामेंट के मेंबर बन सकते हो या फिर एग्जीक्यूटिव के मेंबर बन सकते हो। आप एक टाइम पर चाहे एमपीज मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट रह सकते हो। अगर आप मिनिस्टर बन जाते हो तो आपको रिजाइन देना पड़ेगा। इंडिया में क्या होता है, जो एमपीस होते हैं वो ही मिनिस्टर बनते हैं। अगर कोई भी मिनिस्टर पार्लियामेंट का मेंबर नहीं है तो उसको 6 मंथ की बिटवीन मेंबरशिप लेनी पड़ती है, उसके लिए कंपल्सरी है, अदरवाइज वो मिनिस्टर नहीं बन पाएगा। यहाँ पर हमारे ऑपोजिट क्या है, अगर कोई भी पार्लियामेंट का मेंबर मिनिस्टर बन जाता है तो उसको पार्लियामेंट से अपनी मेंबरशिप है इसको विड्रॉ करना पड़ता है। तो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट cannot become the ministers of cabinet of the prime minister, क्योंकि कैबिनेट किसकी है? प्राइम मिनिस्टर की है। तो वो प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नहीं बन सकते हैं। अगर वो बन जाते हैं तो इनको रिजाइन देना पड़ता है फ्रॉम द मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट। इस तरह वहां पर इनकम्पैटिबिलिटी की प्रोविजन है वो प्रिवेल करती है। नेक्स्ट इज डायरेक्ट इलेक्शन ऑफ नेशनल असेंबली। जो नेशनल असेंबली के 577 मेंबर्स हैं, इनको डायरेक्ट इलेक्ट किया जाता है बाय यूनिवर्सल सरफेस। इसको आम लोग हैं वो ही इलेक्ट करते हैं। एंड जो सेनेट है, तो सेनेटर्स को कौन इलेक्ट करता है? इनकी इलेक्शन होती है इनडायरेक्ट इलेक्शन ऑफ द सेनेटर्स। जो सेनेट के मेंबर्स हैं इनकी काउंटिंग है 348 मेंबर्स एंड इसको इलेक्टोरल्स के थ्रू इलेक्ट किया जाता है, जिसमें रीजनल काउंसिल, डिपार्टमेंट काउंसिल एंड म्युनिसिपल काउंसिल के मेंबर्स होते हैं। हम नेक्स्ट सेक्शन में जो नेशनल असेंबली है इसकी कंपोजिशन करेंगे, फिर सेनेट की कंपोजिशन करेंगे, जिसमें इनकी इलेक्शन है इसको हम डिटेल में करेंगे। तो इस तरह नेशनल असेंबली एंड सेनेट की इलेक्शन होगी। उसके बाद नेक्स्ट फीचर आती है इक्वल पावर्स ऑफ बोथ द हाउसेस। जो दोनों हाउसेस हैं नेशनल असेंबली एंड सेनेट, इनकी कौन कौन से पावर्स हैं? इनको इक्वल पावर्स दी गई हैं। तो ये दोनों इनको इक्वल पावर्स हैं वो यूज करते हैं। जब हम पार्लियामेंट की पावर्स करेंगे उस टाइम हम सेनेट की डिफरेंट एंड नेशनल असेंबली की डिफरेंट पावर्स नहीं करेंगे, हम एक ही हेडिंग में करेंगे। इस तरह इनको इक्वल पावर्स दी गई हैं। सिर्फ एक केस है जिसमें नेशनल काउंसिल को ज्यादा पावर्स दी गई हैं, वो क्या है? इन मैटर्स ऑफ पासिंग मनी बिल। जो मनी बिल है वो सिर्फ लोअर हाउस में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है एंड अगर गवर्नमेंट को नो कॉन्फिडेंस मोशन के थ्रू रिमूव करना है तो इसको कहते हैं सेंसरिंग द गवर्नमेंट टू द नेशनल असेंबली। ये भी नेशनल असेंबली में ही इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। तो ये दो पावर्स हैं जो नेशनल असेंबली के पास ज्यादा है, बाकी सभी पावर्स इक्वल पावर्स हैं। नेक्स्ट इज रिस्ट्रिक्टेड स्कोप ऑफ पार्लियामेंट। जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के पास बहुत ज्यादा पावर्स नहीं है, इसका स्कोप क्या हो गया? रिस्ट्रिक्टेड हो गया। जैसे फोर्थ रिपब्लिक था, फोर्थ रिपब्लिक के कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो पार्लियामेंट थी
बहुत ज्यादा पावरफुल थी, प्रेसिडेंट था उसकी वीक पोजीशन थी। लेकिन इसमें क्या कर दिया गया, जो आज का प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रांस है, इस रिपब्लिक कॉन्स्टिट्यूशन में जो जे पार्लियामेंट सॉवरेनिटी है, इस ट्रेडिशन को खत्म कर दिया। अब वहां पर जो पार्लियामेंट है वो सॉवरेन बॉडी नहीं रहा है। इसमें क्या कहा गया है, जो एग्जेक्टिव है इट इज मोर पावरफुल देन द पार्लियामेंट। जो प्रेसिडेंट है वो सबसे ज्यादा पावरफुल है, लेकिन वो इतना भी पावरफुल नहीं है जितना अमेरिका का प्रेसिडेंट है, क्योंकि वहां पर पार्लियामेंट्री की जो फीचर्स हैं वो भी प्रिवेल करती हैं। पार्लियामेंट एंड प्रेसिडेंशियल फॉर्म होने के नाते वहां पर पावर्स को डिवाइड भी किया गया है। वहां पर पावर्स हैं प्राइम मिनिस्टर को भी दी गई हैं, लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर है वो नेशनल असेंबली को आंसरेबल तो है, लेकिन वो इसका मेंबर नहीं होता है। एंड नेक्स्ट इज प्रोविजन ऑफ सब्स्टिट्यूट कैंडिडेट्स। ये बहुत ही इनोवेटरी अरेंजमेंट है। जैसे इंडिया में अगर कोई एमपी है जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, इसकी डेथ हो जाए, जब वो रिजाइन दे दे तो दोबारा से इलेक्शन होगी। वहां पर क्या किया गया है, सब्स्टिट्यूट कैंडिडेट्स हैं, इसकी प्रोविजन की गई है। इसका मीनिंग क्या हो गया, कुछ कैंडिडेट्स हैं वो एक्स्ट्रा होते हैं। अगर किसी टाइम किसी एमपी की डेथ हो जाती है, जब वो रिजाइन दे देता है तो उसकी प्लेस पर वो कैंडिडेट्स हैं वो आ जाते हैं, जिस वजह से दोबारा से इलेक्शन नहीं होती है। तो जो सब्स्टिट्यूट कैंडिडेट्स हैं इनको डमी कैंडिडेट्स और अल्टरनेट कैंडिडेट्स भी कहा जाता है। तो जे टेक सीट इन पार्लियामेंट व्हेन अ मेंबर डाइज और रिजाइन हिज सीट पर्टिकुलरली बीइंग अ मिनिस्टर, मीनिंग जब वो मिनिस्टर बन जाएगा तो उसको क्या करना पड़ेगा, रिजाइन देना पड़ेगा। इस तरह वहां की सीट क्या होगी, वैकेंट होगी। उस वैकेंसी की सिचुएशन में जो सब्स्टिट्यूट कैंडिडेट है वो उसकी सीट ले लेगा। तो वहां पर जे प्रोविजन भी की गई है। नेक्स्ट इज सुपरमेसी ऑफ ऑर्गेनिक लॉज। जो ऑर्गेनिक लॉ होते हैं वो एक तरह के सबसे सुप्रीम लॉ होते हैं। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन है जे भी ऑर्गेनिक लॉ है, वहां पर ऑर्गेनिक लॉ है उसकी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस होती है। तो जो भी पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं उनके साथ रिलेटेड जो भी उनकी क्वालिफिकेशंस हैं, इमोलमेंट्स हैं, टर्म्स हैं, कंडीशंस ऑफ इनकम्पैटिबिलिटी है, ये सब कुछ ऑर्गेनिक लॉज के थ्रू ही डिटरमिन किया जाता है। तो ऑर्गेनिक लॉज सबसे सुप्रीम होते हैं, जो गवर्नमेंट के फाउंडेशन होते हैं, जिसके ऊपर सारा का सारा वर्क है, सभी के सभी रूल्स हैं, पॉलिसीज हैं, वो डिपेंड करते हैं। उन्हीं को हम ऑर्गेनिक लॉज कहते हैं। नेक्स्ट इज प्रोविजन ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेशन। वहां पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेशन की भी प्रोविजन है। वहां पर 2 ऑर्डिनरी सेशंस होते हैं। इसके अलावा अगर प्रेसिडेंट है वो चाहे कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेशन होना चाहिए, अगर कोई अर्जेंट मीटिंग है उसकी कंसिडरेशन के लिए पार्लियामेंट का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेशन है वो भी मीट किया जा सकता है। अगर वहां के मेंबर्स हैं वो चाहे कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेशन हो तो वो भी हो सकता है। तो इस तरह कैन बी कन्वीन्ड बाय ईदर द प्रेसिडेंट मींस प्रेसिडेंट विद द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेशन है इसको कन्वीन कर सकता है, और जो इसके ऑन मेंबर्स है 1/10 मेंबर अगर प्रपोजल करे कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेशन हो तो वो भी हो सकता है। वहां पर ऑर्डिनरी सेशन के अलावा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेशन है, इसकी प्रोविजन भी की गई है। नेक्स्ट इज प्रोविजन ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेचर। वहां पर डेलीगेटेड लेजिस्लेचर है, मींस लेजिस्लेचर की पावर्स हैं वो पावर्स एग्जेक्टिव को डेलीगेट की गई हैं। तभी तो हम कहते हैं वहां की जो लेजिस्लेचर है वो सॉवरेन बॉडी नहीं है, उसकी लॉ मेकिंग जो प्रोविजंस है कुछ पावर्स वो एग्जेक्टिव को डेलीगेट कर दी गई हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स द गवर्नमेंट टू रेगुलेट मैटर्स व्हिच आर गवर्न्ड बाय ऑफिशियल ऑर्डर्स। जो ऑफिशियल ऑर्डर्स के थ्रू वर्क होता है उसको वो क्या कर सकते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं, लेकिन जो लॉ के थ्रू होते हैं उनको वो रेगुलेट नहीं कर सकते हैं। एंड जो गवर्नमेंट है इट कैन टेक मेजर्स फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज। अगर अपनी जो भी पॉलिसीज हैं, प्रोग्राम्स हैं, इनको एग्जीक्यूट करने के लिए कुछ मेजर्स लेने हैं वो भी मेजर्स ले सकती है, लेकिन वो लॉ के डोमेन के अंडर ही होने चाहिए।
इस तरह कुछ पावर्स हैं वो एग्जेक्टिव को गवर्नमेंट को डेलीगेट कर दी गई हैं। तो जो पार्लियामेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स है इसको स्टडी करने के बाद यही लगता है कि वहाँ की जो पार्लियामेंट है वो ना ही ब्रिटिश की पार्लियामेंट की तरह सॉवरेन है, ना ही अमेरिका की तरह पावरफुल है, ना ही इंडिया की तरह लार्ज सॉवरेन बॉडी लॉ मेकिंग बॉडी है। इस तरह वहाँ की जो पार्लियामेंट की पोजीशन है ये बहुत ही ज्यादा वीक पोजीशन है। तो इस तरह आज हम इसकी साइलेंट फीचर्स की हैं। नेक्स्ट सेशन में हम नेशनल असेंबली है इसकी कॉम्पोजिशन करेंगे। होप सो कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट इन द कमेंट बॉक्स एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।